नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में नजर डालेंगे अब तक की तमाम अहम खबरों पर, साथ ही प्रदेश की 25 अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो बड़ी खबर बता देते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की दावेदारी का आज आखिरी दिन है, यानी कि नुकसान के क्लेम का आज आखिरी दिन है। छुट्टी के दिन भी संबंधित विभागों के लोगों के क्लेम रिसीव किए जाएंगे। जाट आंदोलन के दौरान लोगों की संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था। सरकार ने पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का फैसला किया था। दूसरी अहम खबर जिस पर आज हमारी नजर बनी रहेगी वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से पहले भारत आएगा पाकिस्तान का विशेष दल। भारत में सुरक्षा हालात का जायजा लेगा पाकिस्तान का दल। सुरक्षा समिति तैयार करेगी सुरक्षा पर पूरी रिपोर्ट। साथ ही समिति की रिपोर्ट के बाद ही पाकिस्तान को भारत भेजने पर फैसला होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि धर्मशाला में भारत पाक मैच को लेकर लगातार जो विरोध है वो अभी भी जारी है। तीसरी अहम खबर खेल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि गुरु नानक स्टेडियम में आज होगा द ग्रेट खली रिटर्न्स शो। आज खली और ब्रॉडी स्टील का मुकाबला होगा। मुकाबले को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। देहरादून में खली के हाथों हुई थी ब्रॉडी स्टील की हार। तो ये वो अहम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। चलिए अब विस्तार से खबरों को जान लेते हैं। SYL नहर के मुद्दे पर सियासत जो है वो लगातार गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर पंजाब बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और साफ किया कि पंजाब के पास पड़ोसी राज्यों के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उधर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार पानी के मुद्दे पर सोच समझकर फैसला नहीं लेती तो इसके गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। SYL के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इसी मुद्दे को लेकर पंजाब से बीजेपी मंत्री भी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के नेता यहां एक दूसरे पर ही निशाना साधते दिखे। बीजेपी ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। जब पंजाब की लोड़ पूरी नहीं तो पानी किमें देवांगे। पहले तो पंजाब का पानी पूरा होना चाहिए। जब तक पंजाब के किसान का पानी पूरा नहीं होता जब तक तो दूसरा कहीं दूसरे को पानी देने का आवश्यकता भी नहीं है। तो हमने यही कहा कि पंजाब का पहले किसान को जो पानी की पूर्ति वो पूरी की जाए। SYL के मुद्दे पर खींचतान सिर्फ हरियाणा और पंजाब में नहीं है। ये खींचतान पंजाब के सियासी दलों में आपस में भी छिड़ गई है। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। वहीं लोकसभा में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने SYL का मुद्दा उठाया और हरियाणा को पानी दिलवाने की मांग की, लेकिन पंजाब के नेताओं का विरोध जारी है। पंजाब और हरियाणा के पानी का मुद्दा पंजाब से लेकर दिल्ली की राजनीति गरमा रहा है। प्रदेश के लोगों की भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर धर्म संकट में फंसी पंजाब बीजेपी का मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को मिलकर बाहर आया तो पंजाब के पानी पर पंजाबियों के हक में खुलकर खड़ा नजर आया। लेकिन पंजाब कांग्रेस को अकाली बीजेपी गठबंधन के स्टैंड पर शक है। कांग्रेस भी इस नाजुक मसले की राजनीतिक नजाकत समझने की अपील कर रही है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਰਨਾ
ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ किसी दे हक च गल कर लें। SYL नहर का मुद्दा देश की संसद में भी गूंजा तो दोनों प्रदेशों के नेता अपने अपने हक में दलीलें देते नजर आए। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੇक्षा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਅੱਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। मैं तो यही मांग केंद्र सरकार से करता हूं कि केंद्र सरकार 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर करे तो हरियाणा का और राजस्थान का और दिल्ली के किसानों का भी पक्ष रखे, उनकी आवाज बनकर उनके अधिकारों को, उनके पानी को उनके खेतों तक पहुंचाने का काम करे और SYL का निर्माण जो पिछले लगभग 35 से 40 साल से बाकी पड़ा है उसको पूरा करवाने का काम करे। आप पंजाब के राजनीतिक गलियारों में पानी का मुद्दा कितनी अहमियत रखता है इससे हर पार्टी वाकिफ है। सो पंजाब विधानसभा चुनाव से बिल्कुल पहले गरमाए इस मसले पर हर पार्टी अपना अपना गुणागणित देखकर अपनी पोजीशन ले रही है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें विधानसभा बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर चर्चा हुई तो किसानों के लिए भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। बादल सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र है ये। इससे पहले पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में किसानों से जुड़ी भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना के बिल को कैबिनेट में मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत किसानों को इलाज के लिए 50,000 रुपए और दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ग्रामीण विकास बिल को भी मंजूरी दी गई। भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना का लाभ जो 50,000 रुपए जी है इलाज वास्ते, 5 लाख रुपया दुर्घटना होने के उत्ते जी स्कीम जारी की सी उन्होंने किसानों वास्ते जिन्होंने जे फार्म जिन्होंने कोले हुंदा फसल बेचने तो बाद वो स्कीम का जिहड़ा बिल है विधानसभा दे विच पेश होना। कैबिनेट में उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े भी 2 अहम फैसले लिए। अमृतसर और पटियाला में 130 नर्सिंग अध्यापकों की भर्ती को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही लुधियाना में 2 औद्योगिक फोकल पॉइंट बनाने को भी मंजूरी दी गई। मैडिकल कॉलेज अमृतसर और पटियाला दे विच जिहड़े नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं उन्हां दी रिक्वायरमेंट सी 130 जिहड़ी है नर्सिंग टीचर्स दियां असामियां जिहड़ी है ओहदी प्रवानगी जिहड़ी है वो अज दी गई है और 2 इंडस्ट्रीयल फोकल पॉइंट एक तख्तू माजरा और एक धनांसू जिला लुधियाना दे विच स्थापित करने की जिहड़ी है वो कैबिनेट ने प्रवानगी दी। पंजाब का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा। इस बार बजट सत्र की शुरुआत शाम की जगह सुबह होगी। 15 मार्च को बादल सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा पहले ही किसान पक्षीय बजट बनाने का इशारा कर चुके हैं। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के साथ उदय स्कीम के तहत MOU साइन किया है। ये समझौता करने वाला पंजाब 7वां राज्य बन गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे पंजाब को सस्ती बिजली मिलेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। पंजाब केंद्र सरकार के साथ उदय स्कीम के तहत MOU साइन करने वाला 7वां राज्य बन गया है। इससे पंजाब को पावर सेक्टर में बड़े फायदे समेत 3 साल में 5,475 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। सभी को बधाई देता हूं उदय स्कीम में शामिल होने पर, जिसके अन्य लाभ का अगर आकलन लें तो अगले 3 वर्ष में 5,475 करोड़ रुपए का लाभ पंजाब और पंजाब की जनता को मिलेगा। कितनी बार तो रिवाइंड। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजली मंत्री का धन्यवाद किया। सुखबीर बादल ने कहा कि उदय स्कीम से पंजाब के किसानों और उद्योगों को बड़ा फायदा होगा। मॉडर्न पंप मार्क 4 मैं मोदी जी का
ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਆ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਸੋਲਰ ਏਰੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਿਊਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब के किसान ਨੂੰ पानी भी ज़्यादा मिलूगा। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के किसान डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अब मॉडर्न पावर की बात हो रही है। साथ ही LED प्रोजेक्ट के बारे में भी केंद्र सरकार से बात की जा रही है, जिससे बिजली की खपत कम होगी। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। और वहीं आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी क्या 2017 के विधानसभा चुनाव में नए बैनर तले चुनावी मैदान में होंगे या फिर बीजेपी दोनों को मना लेगी। सियासी गलियारों में सिद्धू दंपति के पार्टी छोड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जहां बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सिद्धू पार्टी में हैं और रहेंगे, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिद्धू के लिए पलके बिछाए हुए है। बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इन दिनों ये चर्चाएं आम हो चुकी हैं कि सिद्धू और उनकी विधायक पत्नी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। भले ही नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त खामोश हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ उनकी पत्नी ने मोर्चा खोल रखा है। परिवार कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ेगा अगर भाजपा और अकाली दल इकट्ठे लड़ते हैं, और ना ही प्रचार करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अकाली दल से नाता तोड़ेगी या फिर सिद्धू दंपत्ति नई सियासी पारी का आगाज करेंगे। फिलहाल सवाल के जवाब के लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि सिद्धू पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वो पार्टी में थे, वो पार्टी में हैं और वो पार्टी में ही रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, थे और रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के वो अपने आप को सिपाही समझते हैं और लगातार वो हाईकमान के साथ अक्सर उनकी मीटिंग होती रहती है, इसलिए कहीं भी वो भारतीय जनता पार्टी से कोई इधर उधर है ऐसा मुझे लगता नहीं। निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। हमारे पूर्व सांसद हैं, पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनकी पत्नी हमारे यहाँ से विधायक हैं। हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सिद्धू परिवार का कांग्रेस से पुराना नाता बता डाला और कहा कि पार्टी में उनका स्वागत है। ये फैमिली नवजोत जी की फैमिली टोटल कांग्रेस फैमिली है। उनके जो पिताजी हमारे पटियाला के, जब मेरे मदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके जनरल सेक्रेटरी से, तो मैं तो उनको वेलकम करूंगा अगर आए, लेकिन मुझे लगता है कि इज हेल्थ इज सच टुडे कि पता नहीं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहेंगे भी नहीं। दरअसल सियासी गलियारों में इन दिनों नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के आम आदमी पार्टी में जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। डायरेक्ट विद दिनेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सिद्धू का पार्टी में स्वागत किया है। हाँ बिल्कुल आए, जरूर आए, पर आ नहीं रहे, वो उनका स्वागत है। सिद्धू एक स्टार प्रचारक हैं, जहां जाते हैं अपने अलग अंदाज में समा बांध देते हैं। बीजेपी के साथ साथ बाकी सियासी दल भी बखूबी जानते हैं कि पंजाब में सिद्धू के मायने क्या हैं, और शायद यही वजह है कि हर कोई सिद्धू को अपनी पार्टी में देखना चाहता है। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सिद्धू बीजेपी में रहेंगे या फिर किसी और पार्टी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। मेरा गणित का प्रोफेसर कहता था, जमा गुना घटा भाग ठीक कर दो, शेष खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और मैं कहता हूं तुम दिल्ली ठीक कर दो, देश खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साफ तौर से जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अगर सिद्धू दंपति की बात की जाए तो साफ तौर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार अगर उनके अगले कदम की बात की जाए तो अगर नवजोत कौर सिद्धू की बात की जाए तो उनकी तलखी साफ देखने को मिल रही है। उनकी तलखी में ये साफ देखने को मिलता है कि उन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अगर साथ चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव
का ना प्रचार करेंगे और ना ही वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अगला कदम सिद्धू दंपति का क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। पंजाब की सरकारी संस्थाओं पर बढ़ते कर्ज के बोझ की खबरें आजकल आम हो गई हैं। मोहाली के विकास के लिए बनाई गई एक संस्था आजकल करोड़ों के ब्याज की किश्तें देने के लिए अपनी जायदाद बेच रही है, लेकिन सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बनाया गया था मोहाली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, पर मौजूदा समय में गमाडा खुद बड़ी आर्थिक मुसीबत में घिरा नजर आ रहा है, जिससे बाहर निकलने के लिए गमाडा एक बार फिर से 1000 रुपए का कर्जा लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2010 में भी गमाडा की तरफ से 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जिसकी एवज में गमाडा हर महीने 20 करोड़ ब्याज के तौर पर अदा कर रहा है। और हालत यह है कि कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए गमाडा को अपनी जायदाद बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जबकि प्रदेश के वित्त मंत्री दावा करते नहीं थकते कि प्रदेश के माली हालात पहले से सुधरे हैं। पे करने के इंटरेस्ट ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ प्रॉपर्टीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 14-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਇਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। गमाडा के इन हालातों पर विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, जबकि बीजेपी का तर्क है कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जे मेरे ख्याल से गमाडा लोन ले रहा है, कोई गल नहीं है। डेवलपमेंट साडा मेन एजेंडा विकास। पंजाब केवल कर्जा नहीं ले रहा, सब तो घट है पंजाब का, साडे तो ज़्यादा हरियाणा का, उस तो ज़्यादा साडे तो ज़्यादा गुजरात का। इन्होंने 2500 करोड़ का जो कर्जा लिया थी, 1000 करोड़ रुपए का होर कर्जा ले लिया। ये सरकार का जो खजाना इन्होंने बिल्कुल नजायज़ कामों लिए वरत्या, वो तां करके खाली होया। सूबे की सरकारी संस्थाओं की आर्थिक मैनेजमेंट और बढ़ते कर्जे के बोझ को लेकर विरोधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और गमाडा पर बढ़ते कर्जे के बोझ को कम करने के लिए सरकार को जल्दी ही कोई उचित कदम उठाने होंगे। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली। गरीब वर्ग के विकास के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। उन योजनाओं के तहत पैसा भी भेजा जाता है, लेकिन ये पैसा सही लोगों तक पहुंचता भी है या नहीं, ये देखना बेहद जरूरी है। ऐसी ही एक गड़बड़ी के आरोपों के तहत हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। विकास कार्यों के लिए आई रकम में गड़बड़ी के आरोप लेकर ये याचिकाकर्ता पहुंचे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में और अदालत द्वारा पूरे मामले में पंजाब सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आरोपों के मुताबिक प्रदेश के 100 से ज्यादा ब्लॉक्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ हर ब्लॉक के लिए विकास रकम भेजी गई थी, लेकिन विकास सिर्फ कागजों में ही हुआ। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा जवाब मांगा गया है। एक नरेगा स्कीम 60 करोड़ रुपया आया सी ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਏਡੀਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ हरियाणा हाई कोर्ट। इससे पहले मोहाली के विकास भवन और जिले के गांव के विकास के लिए 100 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में भी एक याचिका हाई कोर्ट पहुंची और अदालत द्वारा विजिलेंस को मामले की जांच के हुक्म दिए गए थे। अब अदालत ने दोनों याचिकाओं को एक साथ कर दिया है। करोड़ ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व एंड अगर स्पॉट वेरिफिकेशन की जाए वहाँ पे जिस काम के लिए पैसा गया हुआ वो काम के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। इफ द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फील्स दैट ही हैज एग्जीक्यूटेड द वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, everything is in a proper manner, then why he is running away from the CBI inquiry? मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी और देखना होगा कि प्रदेश सरकार व सीबीआई द्वारा क्या जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विकास की रकम के गलत इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृतसर में 1800 एकड़ जमीन के आवंटन में धांधली का मामला सामने आया है। सालों की जांच के बाद अब डीसी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही असल मालिकों को जमीन मिलने की उम्मीद बंद गई है। यह टुकड़ा और उस पर लिखे ये शब्द उन परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं जो वर्षों से अपने हक के लिए जूझ रहे थे।
केंद्र सरकार ने 1976 में देश भर में भूमिहीन किसानों को जमीन अलॉट की थी, पर असली मालिकों को कभी जमीन मिली ही नहीं। रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन गलत तरीके से और लोगों को दे दी गई और अब 36 वर्षों की जांच के बाद जमीन असली मालिकों को देने का हुक्म आया है। पीड़ित लोगों ने इल्जाम लगाया कि सरकारी अफसर ही उनकी जमीन पर नाजायज कब्जे करवाते रहे। कितने गरीब तुहानू पता धक्का हुंदा है, धक्का चल रहा। इन्नियां सरकारां आईयां ते पर किसी ने भी गरीबां बारे साडे लोकां बारे नहीं सोचा ते लगदा कि हुण कोई साडी सुनाई हुई है। पुलिस ही दबाओ नहीं, पुलिस नूं अंदर फड़ के ते सानू अंदर दे देना। 2-3 बार मगरों वाही जा सानू पुलिस ने फड़ के अंदर दे देना। हुण हाई कोर्ट मैं दा भी 10-15 दिन शायद मेहर कर देने। मुड़ के साडा जो माहौल ठीक होया, मुड़ के अफसरां नूं कहा भी सानू बाओ, मुड़ के साडे वास्ते फिर अफसर ही मिलिटेंट साडा मुक्का ही नहीं, मुड़ के साडे वास्ते अफसर ही जिहड़े साडे विरुद्ध हो गए। आरटीआई वर्कर इस मामले में सियासी और प्रशासनिक मिलीभुगत का इल्जाम लगाकर मामले में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपने ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਭਜਵਾਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ होएगी। जिले के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आदेश आया है और जो बनती कार्रवाई होगी वह की जाएगी। जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हमने कार्रवाई इनिशिएट कर दी है। अभी भी इसमें काफ़ी जो आगे एज पर रेवेन्यू लॉ कार्रवाई बनती है वो इनिशिएट की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई को पूरा होने में 3 दशक क्यों लग गए। इसमें कौन कौन शामिल थे जो मामले को लटकाते रहे, क्या उन पर कार्रवाई होगी और क्या हुक्म आने के बावजूद भी असली मालिकों को मालिकाना हक मिलेगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। भड़काऊ ऑडियो टेप मामले में आरोपी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को रोहतक कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कोर्ट ने सरकार से इस बाबत 10 मार्च तक जवाब मांगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रोहतक सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब कभी भी वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। वीरेंद्र सिंह और कप्तान मान सिंह को जांच में शामिल होने के लिए 28 फरवरी तक का नोटिस दिया गया था, लेकिन वीरेंद्र सिंह अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। उसकी आज नोटिस इशू करे हैं स्टेट को 10/3 के लिए। तो अभी डिनाइल वगैरह हुई है कुछ? इंटरिम बेल के लिए वी रिक्वेस्टेड एंड दैट वाज डिनाइड बाय द ऑनरेबल। नहीं, हम तो 10 तारीख को आर्ग्यू करेंगे अपनी बेल के ऊपर और मेरे को विश्वास है कि हमें एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इसमें वीरेंद्र सिंह की आवाज थी। एक बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। आज हुड्डा साहब ने दिया जब तो आर्थिक मानों से वो एक जो हुड्डा ने दे रखा है। आरोप है कि उसमें वो आंदोलन को भड़काने की बात कर रहे थे। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास गीता ज्ञान संस्थानम का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई हस्तियां मौजूद रही। कुरुक्षेत्र के इतिहास के पन्नों में शुक्रवार को एक और नया अध्याय जुड़ गया। ब्रह्म सरोवर तट के पास गीता ज्ञान संस्थानम की आधारशिला रखी गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गीता ज्ञान संस्थानम का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गीता के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। गीता पर शोध और गीता के प्रचार प्रसार को एक सामान्य
किसान मजदूर के घर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी उपयोगिता, इसका महात्म्य ये जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक जिस उद्देश्य के लिए हम गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं शायद उस उद्देश्य की पूर्ति न हो। मुख्यमंत्री खट्टर ने गीता के ज्ञान और उसकी अहमियत पर भी जोर दिया। श्रीमद् भागवत गीता एक सार्वकालिक सार्वभौमिक संविधान है। इसका स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से इसको प्रकट किया है। आरएसएस संचालक मोहन भागवत ने गीता के ज्ञान और भक्ति पर जोर दिया। गीता का ज्ञान जिसको प्राप्त करना है, गीता का संदेश जिसको सारी दुनिया में पहुंचाना है, उसको एक अर्हता चाहिए, उसके हृदय में भक्ति चाहिए। केवल ज्ञान काम नहीं करता, ज्ञान के साथ भक्ति चाहिए। ज्ञानोत्तर भक्ति का बड़ा महत्व है। गीता पर शोध और इस महान संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए गीता ज्ञान संस्थानम की आधारशिला ब्रह्म सरोवर तट के निकट रखी गई। करीब 6 एकड़ भूमि में यह संस्थानम 3 साल में बनकर तैयार होगा, जिस पर 70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। देश भर के जाने माने शेफ के हाथों खाना 3 दिन तक चंडीगढ़ लजीज खाना परोसेगा। चंडीगढ़ टूरिज्म और सिडको के सहयोग से 4 से 6 मार्च तक पैलेट मिनी फेस्ट का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल का उद्घाटन चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार विजय कुमार देव ने किया। ये तस्वीर है चंडीगढ़ में लगे पैलेट मिनी फेस्टिवल की। 6 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश भर के जाने माने होटल शेफ शिरकत कर रहे हैं, जो अपने हाथों से यहां आने वाले लोगों के लिए लजीज व्यंजन तैयार करेंगे। शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार विजय कुमार देव ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। बेसिक आइडिया इज कि चंडीगढ़ियंस को एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे एक अच्छे वातावरण के अंदर, एक पार्क के अंदर अच्छी क्वालिटी का फूड, जिसके अंदर की सम ऑफ द बेस्ट क्विजीन्स आर हियर, सम ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैव कम बोथ फ्रॉम दिल्ली, चंडीगढ़, और अच्छा म्यूजिक है। तो म्यूजिक के साथ एक इंटीग्रेटेड लाइफ, गुड क्वालिटी लाइफ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप आके एंजॉय करें, अच्छा खाना खाएं। इस मौसम में लोग ग्रीनरी के बीच बैठकर संगीत के साथ अलग अलग डिशेस को एंजॉय कर रहे हैं। कोई पास्ता, कोई पोक बर्गर खा रहा है, तो कोई गर्मी में खुद को रिफ्रेश करने के लिए जलजीरा और नींबू पानी जैसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स का सेवन कर रहा है। मेन मोटिव ये है कि चंडीगढ़ के लोग ऐसा फेस्टिवल एंजॉय करें जिसमें खाना बिल्कुल मज़ेदार होए, बिल्कुल हाई क्वालिटी, अच्छा है, गौरमे है लेकिन फिर भी सस्ता है, और म्यूजिक है, आर्ट है, बच्चों की खेलने की जगह है, मतलब एक बड़ी पिकनिक इन द पार्क है ये। आई थिंक अपने पार्क को डिफरेंटली यूटिलाइज करने के लिए नॉर्मली वॉक करने के लिए आते हैं, अब थोड़ा बहुत खाना पीना एंड म्यूजिक एंजॉय करना, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अपना वॉक करिए। ये फेस्ट रविवार तक चलेगा। समय रहेगा दोपहर 12 से रात 10 बजे तक। फेस्ट में एंट्री निशुल्क रखी गई है। तो चंडीगढ़ के लोगों ने फूड, फन और मस्ती के साथ अपने वीकेंड सेलिब्रेशन की भी शुरुआत कर दी है। तो अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो चले आइए चंडीगढ़ के इस फूड फेस्टिवल में। निकिता महेश्वरी के साथ जी मीडिया, चंडीगढ़। क्यों हो रही है आर्मी यूनिफॉर्म की धड़ल्ले से बिक्री? दुकानदारों के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस क्या है? सेना की वर्दी की बिक्री को लेकर क्या है सरकारी आदेश? मिशन आर्मी यूनिफॉर्म आज देखिए दिन भर जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। लुधियाना में प्रतिबंध के बावजूद सेना की वर्दी धड़ल्ले से बिक रही है। जी मीडिया की टीम ने जब यहां का रियलिटी चेक किया तो हमें कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाई दी। दुकानदारों के कोई रजिस्टर नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था जो ये साबित कर सके कि जिसको वर्दी बेची गई है वो शख्स कौन है। लुधियाना के इस बाजार में जी मीडिया की टीम को वही तस्वीरें देखने को मिली
जो हमें अपने इस मिशन के तहत बाकी शहरों में भी देखने को मिली थी। हम आपको बाजार पूरा दिखाएंगे। जो बाजार है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बाजार है और आप देख सकते हैं कि हर एक बाजार के बाहर जनरल स्टोर जो लिखा हुआ है, आर्मी जनरल स्टोर, कईयों के विजिटिंग कार्ड छपे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये बाजार सजा हुआ है। हमारी टीम ने लुधियाना के इस बाजार का पूरा मुआयना किया। ये बाजार लुधियाना में सेना की वर्दी की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। सेना की वर्दी बेचने वाले दुकानदारों से हमारी टीम ने राय जानी। वर्दी बेचते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? क्या वर्दी खरीदने वाले की रजिस्टर में कोई एंट्री होती है? क्या कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? सुरक्षा के लिहाज से हमारे काफी महत्वपूर्ण कई सवाल थे। इन सवालों का जवाब हमने यहाँ के दुकानदारों से जानने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि ज्यादातर दुकानों पर हमें निराशा ही हाथ लगी। वहाँ से फोन आते हैं, माल भेज दो, बनाकर हम माल ऐसे तो मैं भी फोन मार दूंगा, आप भेज दो माल। नहीं, ऐसे कैसे मारेंगे? उनसे हमारी इंट्रोडक्शन होती है, जान पहचान होती है उनकी। नहीं, आपकी जान पहचान होती है। वो कुछ लिख के देते हैं लेटर भी, ये माल नहीं, वो हमको पैसा डालते हैं, हम उनको माल भेज देते हैं। कोई ऐसी रसीद है मिलिट्री की तरफ से आपके पास पैसा डालते हैं? नहीं सर, रजिस्टर मेंटेन आप रिटेल नहीं करते। रिटेल करते होंगे तो आप रजिस्टर मेंटेन करना सी सर। आप रजिस्टर मेंटेन नहीं, साढ़े कोल बिल बुक हैगियां, जिहड़ा माल बिल ते जांदा माल, साढ़े कोल बिल बुक हैगी। कोई हमें भरोसा देता दिखाई दिया कि आगे से रजिस्टर रखेंगे, रिकॉर्ड तैयार रखा जाएगा, लेकिन ऐसे भी दुकानदार थे जिन्होंने दावा किया कि पुलिस के आदेशों का पालन किया जा रहा है। कोई नाटक मंडली सारी हिदायतां दी पालना की जा रही सर उनकी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸਭ ਟੋਟਲ ਓਕੇ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 50-60 ਇਅਰਸ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस मार्केट में हमारी टीम ने एक ऐसी ही दुकान में एंट्री की जिसके मालिक ने हमारी बुनियादी सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा। उसकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही थी। दो तुसी बेचते पे हो, कोई अथॉरिटी हैगी है? अथॉरिटी हैगी है? नहीं, अथॉरिटी हैगी कि नहीं हैगी? भाजी, पुलिस ने सेना की वर्दी बेचने के मामले में दुकानदारों को एक नोटिस जारी किया हुआ है, जिसके तहत यूनिफॉर्म बेचने से पहले खरीदार का पहचान पत्र और आईडी कार्ड लेना जरूरी है। उसकी रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। If any violation of section 144 CRPC order जो ये पास हुआ है, if it is found on a prima facie basis by the police party, then FIR can be registered against that shopkeeper. सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने गुरदासपुर और पठानकोट में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। सरकार ने सेना की वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी, लेकिन लुधियाना के इस बाजार में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नवीन शर्मा के साथ जी मीडिया, लुधियाना।